नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 30 सीरीज चलाई जा रही है, इन 30 सीरीज में से आज आप 12वीं क्लास को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 11 क्लास प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देखे समझे होंगे और अपने तैयारी को एक बेहतर दिशा की तरफ ले जा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे के मन में ये रेलवे का क्लास देखते ही सवाल आएगा कि हमें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में एक बैंकिंग का एग्जाम होता है, बैंक का एग्जाम होता है। जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं पर्सनल, उनके लिए मेरा ये चैनल नहीं है, क्योंकि मैं बैंकिंग के एग्जाम में इतने अच्छे आपको नहीं करा के दूंगा जितने मैं अदर एग्जाम में दूंगा, क्योंकि मुझे बैंकिंग में उतना समझ नहीं है। सीधी बात, नो बकवास, है ना। तो भैया बैंकिंग वाले के लिए नहीं है। बाद बाकी आप इंडिया में कोई सा भी एग्जाम देते हैं, आप हमारे कंटेंट के साथ जो है बने रहिए नियमित, कम से कम 6 माह तक। उसके बाद साहब बोलिएगा कि आपके जीके जीएस का लेवल क्या वैसा ही है, कुछ फर्क नहीं आई, है ना। मेरी गारंटी, विश्वास कीजिए, आपके सिलेक्शन के रास्ते में जीके जीएस फिर पहाड़ नहीं बनेगा। अगर आपने 6 माह मुझे ईमानदारी से दिया है, मेरे कंटेंट के साथ बिताया है तो, है ना, पीडीएफ वगैरह लेके रिवीजन किया है तो ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। बाद बाकी जो भी मेरा थोड़ा बहुत नाम है, वैसे तो इस समुद्र में मेरी कोई अता पता नहीं है। इस छोटी से चैनल को कौन जानता है, कोई नहीं जानता, लेकिन टॉप जो कंटेंट है इसके वजह से आप लोग थोड़ी बहुत जानते होंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले ई बुक है एसएससी के एग्जाम के लिए। एसएससी के एग्जाम के लिए एक 30 सीरीज भी है, जिसका कल सेट नंबर 26 आया था। अभी 4 क्लास और बाकी है उसमें, है ना। तो आप लोग एसएससी के एग्जाम के लिए ले सकते हैं, या फिर रेलवे का ये क्लास आप रेलवे के एग्जाम के लिए ले सकते हैं। बिहार एसएससी का भी कंटेंट अवेलेबल है, उसमें 40 क्लास होने वाली है साहब। 33 क्लास हो चुके हैं ऑलरेडी, 7 बाकी है बिहार एसएससी का, वो भी जल्द निपटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर है, इस पर व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करके प्राप्त करना है, कॉल नहीं करना है। हम वही पढ़ाएंगे जो आपके काम का हो, ये तो आप भी जानते होंगे। प्रसिद्ध सप्तवर्षीय युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ था। देखिए, सप्तवर्षीय का मतलब है यहाँ पे 7 से है, एक शतवर्षीय भी होता है। शतवर्षीय का मतलब 100 से होता है, शतक से होता है। ठीक है, तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है। सप्तवर्षीय शतवर्षीय दोनों अलग अलग है। तो सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था सर, और शतवर्षीय जो है यानी 100 ईयर वाला जो युद्ध है, ये भी आपका इन्हीं के बीच हुआ था। तो दोनों में सेम कैरेक्टर है। तो जब भी कैरेक्टर वाली बात कहे, शतवर्षीय या सप्तवर्षीय, तो सेम कैरेक्टर आंसर लगाना है, इंग्लैंड और फ्रांस, है ना। सप्तवर्षीय युद्ध की जो अवधि रही थी ये 1756 से 1763 तक की रही थी। भारत में इस अवधि के दौरान तृतीय कर्नाटक युद्ध चल रही थी, जिसे अपन क्या कहते हैं, बार्डीवास की युद्ध कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बार्डीवास एक जगह का नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्नाटक के अंदर है। यहाँ पे क्या होता है, अंग्रेज का जो मतलब नायक थे जनरल आयरकुट, इन्होंने फ्रांसीसी सेना को यहाँ पे पराजित करते हैं बार्डीवास की लड़ाई में। ये घटना जो है 1760 में होता है। एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछता है कोई कि भाई बार्डीवास की लड़ाई कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1760 में होती है। कहाँ होती है, कर्नाटक में होती है। किस युद्ध के दौरान होती है, तो प्रसिद्ध सप्तवर्षीय युद्ध के समय में ही होती है। ये सप्तवर्षीय युद्ध एक्चुअली विदेश में हो रहे थे, उसी समय इंडिया में तीसरे कर्नाटक युद्ध लड़ा जा रहा था फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच, जहां बार्डीवास नामक जगह पे कर्नाटक के अंदर अंग्रेज ने फ्रांसीसी को बुरी तरह से हटाया। और ये युद्ध इतना निर्णायक साबित हुआ कि लगभग फ्रांसीसी सत्ता समाप्त माने गए इंडिया के अंदर। आई होप निचोड़ समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या आपको लॉजिक लगा के इसे याद रखना है। इनके अलावा प्रसिद्ध अफीम युद्ध इतिहास में 2 बार होते हैं, प्रथम अफीम युद्ध और सेकेंड अफीम युद्ध। दोनों का कैरेक्टर और इसमें डिमांड करता है एग्जामिनर आपसे। तो चीन और ब्रिटेन के साथ हुआ था पहला, 1839 से 42 चली थी। दूसरा जो युद्ध होता है अफीम वाला, ये आपका क्या होता है, 1856 से 60 तक होता है, लेकिन इसमें ब्रिटेन फ्रांस के अलावा चीन भी, मतलब इसमें 3 कैरेक्टर, पहले वाले में 2 कैरेक्टर रहते हैं। दोनों की ईस्वी अलग अलग है, नाम सेम है, प्रथम और द्वितीय करके, ठीक है, अफीम युद्ध, है ना। इनके अलावा प्रसिद्ध 100 वर्षीय युद्ध 1337 से 1453, ये 100 से भी ओवरलैप कर गए। इनके कई 4 पीरियड होते हैं, लेकिन आपको सीधे सीधे सप्तवर्षीय युद्ध या 100 वर्षीय युद्ध याद रखना है। ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, जैसा कि मैंने पहले प्रश्न के साथ ही बता दिया था। प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष, अब ये इंडिया की बात आ गई, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच होती है।
पाल वंश के संस्थापक का नाम आपको जरूर याद रखना है, गोपाल होता है। इसके अलावा प्रतिहार वंश के संस्थापक का नाम है नागभट्ट, नागभट्ट प्रथम है प्रतिहार वंश के संस्थापक। इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का नाम है साहब आपका दंती दुर्गा, है ना, दंती दुर्गा नाम है इनका, है ना, मानखेट इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो ये हो गया भैया, इनके साथ जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और किस मामले पे हुआ था ये ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखती है कि भाई कौन चीज के लिए लड़ रहे थे, है ना, तो बोलिएगा कन्नौज के लिए लड़ रहे थे। कन्नौज से और कौन सा क्वेश्चन आपको याद झट से आना चाहिए भाई, ये हर्षवर्धन का जो है सेकेंडरी राजधानी हुआ करता था आपका कन्नौज। तो हर्षवर्धन की प्राइमरी राजधानी कहाँ था सर, तो थानेश्वर में था हर्षवर्धन की प्राइमरी राजधानी। हर्षवर्धन कौन वंश के थे सर, तो पुष्यभित्ति वर्धन वंश भी कह सकते हैं, पुष्यभित्ति वंश भी कह सकते हैं। तो हर्षवर्धन इसी वंश का था। यह हर्षवर्धन के काल में कौन सा यात्री भारत आया था, ह्वेनसांग भारत आया था, ह्वेनसांग ने कौन सा किताब लिखा था सर, सीयू की, है ना, सीयू की इस प्रकार का किताब का नाम है, हर्षवर्धन ने लिखा था। हर्षवर्धन को आप क्या कहते हैं सर, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं हर्षवर्धन को, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो ये पहले प्रश्न से इतने सारे बात उठ करके आ गए। अच्छा, हर्षवर्धन का नाम आ गया है तो हर्षवर्धन का किताब भी आपके एग्जाम में आता है। तो हर्षवर्धन का किताब कौन सा है भैया, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। ये 3 गो किताब जो है ये हर्षवर्धन साहब के नाम से जुड़े हुए हैं। और हर्षवर्धन की बखान किया गया है ना, हर्षचरित्र में। तो हर्षचरित्र के लेखक कौन है, बाणभट्ट है। कौन है भाई, बाणभट्ट है। बाणभट्ट किनके दरबारी कवि हो जाएंगे, हर्षवर्धन के। तो ये हो जाएगा। इनके अलावा बक्सर का युद्ध आते हैं दादा, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह उस समय कौन था, शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों की संयुक्त सेना बिहार में बक्सर जगह है जहाँ पे अभी ट्रेन लोड पार्ट हुआ था। लोड पार्ट कहने का मतलब है ट्रेन 2 भागों में बट जाती है चलते चलते, ठीक है। तो वहीं पे जो है बक्सर एक जगह का नाम है आरा के पास, तो वहीं पे आपका ये बक्सर का युद्ध हुआ था। हेक्टर मुनरो अंग्रेज के तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहे थे और जीत किसकी होती है, तो हेक्टर मुनरो की। इनके अलावा प्लासी का युद्ध 17 जून 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। कौन जीता था, रॉबर्ट क्लाइव जीता था। अगर आपसे कहे कि बंगाल में द्वैध शासन सबसे पहले किसने लगाया था, बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था, द्वैध शासन किसने लगाया था, तो आप क्या 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 कहोगे माफ करना, क्लाइव ने ही लगाया था, ठीक है। लेकिन अगर प्रांत में द्वैध शासन कहेगा कि कब लगा प्रांत में द्वैध शासन, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 कर लेना या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के तहत लगाया गया था। लेकिन अगर केंद्र में द्वैध शासन कहेगा तो कब लगा था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लगा था। अगर आपको कहे कि भाई प्रांत में द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया, तो भी आपका आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 ही होगा, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं हम आगे, थोड़ा सा निकल लेते हैं। देखिए, पानीपत के 3 लड़ाई आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ऑलवेज आपके लिए जो है नया ही रहेगा, कभी भी पुराना नहीं होता है इस प्रकार की क्वेश्चन। पानीपत का युद्ध हो गया है ना आपका जो है क्या बोलते हैं, एक सेकंड, पानीपत की जो 3 लड़ाई है ना, ये आपका 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होती है। दूसरी होती है अकबर और हेमू के बीच 1556 में, और तीसरी होती है 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के तरफ से सदाशिवराव भाऊ के बीच में। तो ये वो 3 युद्ध हैं जिसे आपकी ईस्वी याद रखनी है, कैरेक्टर याद रखनी है, ठीक है मेरे भाई। सबकी विजेता भी याद रखनी है, पहले में बाबर, दूसरे में अकबर, तीसरे में अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए, क्वेश्चन पूछा जो है आपको बहुधा पूछे जाते हैं कि जो पानीपत की तृतीय लड़ाई है उनमें मराठों का सरदार कौन था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सदाशिवराव भाऊ, है ना, सदाशिवराव भाऊ। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में भाऊ मतलब भैया होता है ना, बड़े भाई जैसा। इनके अलावा शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मराठी भाषा की इतनी तो समझ नहीं है। और आज एक बात मैं भूल गया, आज मैं ऋणी बन गया, है ना। आज एक बच्ची जो अभी ज्वाइन किए हैं स्टेनोग्राफर, है ना, स्टेनोग्राफर के पद पे जो है आई है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। भावी भविष्य में और भी आगे बढ़े। ये बच्ची आज मेरे से कंटेंट लिए 30 सीरीज 49 रुपये वाली, तो मैंने ऐसे ही दे दिया था सिलेक्शन के नाम पे, मिठाई खा लेना भी बोल दिया था। लेकिन ये बच्ची ने मेरे को 1000 रुपया जो है पे कर दिया है। उस समय मैं सैलून में था, हम बाल वगैरह करवा रहा था, तो मैंने नहीं देखा कि कितने रुपए कोई पे किया है। मैं घर आके देखा कि 1000 रुपया मुझे कौन दे सकता है। फिर मैं इनका नाम देखा, मैं इनको कहा मैं ऋण कैसे चुकाऊंगा इनका, है ना। चलिए
1976 में नीति से सिद्धांत में कितने नए सिद्धांत संशोधन सहित जोड़े गए, है ना। तो ये आपका 4 वो जोड़ा गया था। वैसे मेन रूप से अगर पूछेगा, अगर संशोधन सहित मैं यहाँ से काट दूँ तो 3 ही आंसर होगा, क्योंकि एक सिद्धांत में संशोधित किया गया था खाली और 3 गो नया जोड़ा गया था। यह 42वां संविधान संशोधन की बात हो रही है सर कि डीपीएसपी में कितने नए तत्व को जोड़े गए, तो मेन रूप से 3 गो जोड़ा गया था, एगो को संशोधन कर गया, तो ओवरऑल 4 गो नया चीज जोड़ा गया। आई होप आप समझे। 42वां संविधान संशोधन के तहत डीपीएसपी में कितने नए तत्व आए, तो ओवरऑल 4 आए। अब 42वां संविधान संशोधन को अच्छे से समझ लेना है। आज के बाद इस सीरीज में कभी चर्चा नहीं होगी और ये ऐसा टॉपिक है किसी भी एग्जाम में हॉट बना रहता है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसमें निम्नलिखित तथ्यों में संशोधन किए गए या फिर जोड़े गए, तो इनकी विशेषता हम नीचे समझेंगे। आइए समझते हैं। इस संशोधन के द्वारा 7वीं अनुसूची, अब 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, यूनियन है, कंकरेंट है और स्टेट वाला है। यूनियन में कितने विषय है दादा, 100 विषय है। कंकरेंट में कितने हैं, 52 है। और आपका जो है राज्य सूची में कितने हैं, 63 है। इस प्रकार से जो है आपका विषय है, इन्हें ध्यान रखेंगे। तो ये जो है 7वीं सूची, इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे चीज पहले राज्य के अधीन था, इसे बदलकर कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। तो ये कौन कौन से चीज है, शिक्षा है, वजन और माप है, न्याय प्रशासन है, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण तथा जो जंगल होते हैं, है ना। जंगल मतलब 2 पेड़ को जंगल नहीं बोलते हैं, जंगल की अपना एक परिभाषा होता है। जैसे हम वन सर्वेक्षण करते हैं तो जंगल कितने हैं और पूरा वृक्षावरण कितना है, तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। वृक्षावरण मतलब टोटल ओवरऑल, है ना। तो ये जो है ये 5 चीज राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में जो है डाल दिया गया था, ये वाला संशोधन के द्वारा। तो 42वां संविधान संशोधन आपने 7वीं अनुसूची में देखे कि क्या क्या बदलाव हुआ। इसके अलावा अनुच्छेद 51A में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था दादा। अगर आपसे पूछे कि भाई इनमें से कौन सी चीज मूल संविधान की हिस्सा नहीं थी, तो 1976 में आ रहे हो सर, संविधान तो 1950 में लागू हो गया, तो कहां से मूल संविधान की हो गई हिस्सा, तो ये मूल संविधान की हिस्सा नहीं होगी। यह स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था। देखिए स्वर्ण सिंह समिति 8 प्रकार के ही मौलिक कर्तव्य को जो है सुझाया था कि भाई 8 प्रकार की जोड़िए, लेकिन जुड़ा कितने, 10 प्रकार के जोड़े गए थे 1976 के दौरान। इनके अलावा मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से लिए गए हैं सर। इसे संविधान के भाग 4 के ए में रखा गया है ना। जो 11वां मौलिक कर्तव्य आखिरी वाला आया, ये 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शब्द का इस्तेमाल यहाँ करना ठीक नहीं है, शिक्षा की दिलाना माता पिता या पेरेंट्स या अभिभावक का कर्तव्य होगा। क्योंकि निःशुल्क यहाँ कहेंगे तो ये बच्चे के लिए मौलिक कर्तव्य नहीं है, वो बच्चे जिनके अंदर पल रहे हैं ना उनका मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो यहाँ निःशुल्क शब्द का इस्तेमाल करना सही नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य आया, ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 14 वर्ष और 6 वर्ष के बीच के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाना, उनके जिनके अंदर वो बच्चा पल रहे हैं उनका कर्तव्य है। इनके अलावा डीपीएसपी, जैसे क्वेश्चन का मेन आधार है ये कि डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सर ये भाग 4 में रखे गए हैं और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। इनके अलावा आयरलैंड के संविधान से और क्या लिया गया सर, राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी प्रक्रिया आयरलैंड से ही लिया गया है। इनके अलावा डीपीएसपी का क्या उद्देश्य होता है, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना डीपीएसपी का कर्तव्य होता है। ये परिवर्तनशीलता नहीं दर्शाता है ना। तो ये हो गया। अब डीपीएसपी में इसी संविधान संशोधन यानी 42वां संविधान संशोधन द्वारा 3 नए तथा एक संशोधित प्रबंध को जोड़ा गया था, तो ओवरऑल 4। सामान्य न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आर्टिकल 39A का प्रावधान किया गया। जैसे आर्टिकल 39A में क्या है ना, समान एवं विधिक निःशुल्क न्याय है, तो यही चीज मैंने अलग लैंग्वेज में लिखा है। इनके अलावा बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, है ना, ये आपका 39 है। पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना और वन्य जीव की सुरक्षा करना आर्टिकल 48A है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, कदम उठाना, यह आर्टिकल 43A है। तो कल होके अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 42वां संविधान संशोधन के तहत डीपीएसपी में निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा आर्टिकल को नहीं जोड़ा गया या इनमें कुछ भी नहीं किया गया, तो वो आर्टिकल है आपका 39A एक तो है, एक आपका जो 48A है, ये आपका है 43A है और ये एक आपका कौन सा बच गया, डायरेक्ट 39 है। तो ये जो है आपका 4 गो है ना, इसमें
में जो है प्रबंध या उपबंध किया गया था 42वां संविधान संशोधन के थ्रू। डीपीएसपी के अंदर ये सब आते हैं। इसके अलावा इसी संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। सबसे पहले प्रस्तावना को हम उद्देश्य का भी कहते हैं, उद्देश्य का। अब उद्देश्य से पता है उद्देश्य का क्या मतलब होता होगा। इसे संविधान का कुंजी भी कहा जाता है, कुंजी, है ना। लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा माना है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर, लेकिन उद्देश्य का या प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो इनमें 3 शब्द आया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये तीनों शब्द को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं। इस संविधान संशोधन के काल में प्राइम मिनिस्टर आयरन लेडी कहे जाने वाली, है ना, इंदिरा गांधी, और आपका जो है इंडिया के प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी महिला। इनके बाद कोई भी महिला प्राइम मिनिस्टर अभी तक नहीं बनी है। इनके अलावा आवर्त सारणी के किस एक वर्ग में स्थित क्षार धातु के ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी बच्चे रेलवे के टेक्निकल एग्जाम भी देते हैं उनके लिए, है ना, कि भाई आवर्त सारणी के समूह 1 में जो भी धातु तत्व हैं उनके जो है आपका ऑक्सीकरण संख्या कितने होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। तो ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इनके होते हैं 1। पहले वाले का कितना होता है? 1। ये आपको याद करना होगा, ये पहाड़ा के जैसे है। हम आवर्त सारणी पे आएंगे तो आपको रिवीजन करवा देंगे। पहले हम यहाँ पे आप कुछ ऑक्सीडेशन क्या होता है ना, ये सब पढ़ लेते हैं। ऑक्सीकरण, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है ऑक्सीकरण के अंदर। अवकरण के अंदर जस्ट रिवर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की लाभ होगी, ठीक है भाई। इसके अलावा ऑक्सीजन का जुड़ना होता है इसमें, ऑक्सीकरण में, है ना। अवकरण में क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन का हटना हो जाएगा। तो 1 से याद हम दोनों कर लेंगे। इनके अलावा ऑक्सीकरण पढ़ लिया तो अवकरण आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, पहले वाले को उल्टा कर देना है, दूसरे में क्या हो जाएगा? अवकरण में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का लाभ हो जाएगा और ऑक्सीजन का हटना हो जाएगा, निकलो बाहर, है ना। तो ऐसा हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अब देखिए यहाँ पे आपको सचेत रहना है ऑक्सीकारक और अवकारक में। ऑक्सीकरण अवकरण समझ लिए कि ऑक्सीकरण रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है और अवकरण रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। ऑक्सीकारक मतलब ये एजेंट हो जाता है, ये जो वर्क करता है ना उसको ऑक्सीकारक अवकारक कहता है, एजेंट का नाम है ना। तो ऑक्सीकारक वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, और अवकारक सेम इसका उल्टा, वैसा पदार्थ जिसको इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता हो। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए बेकरार कौन रहता है? वो नहीं, आपने गाना सुना होगा, दिल बेकरार है, दिल बेकरार था, ये वाला। तो ऐसे ही जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो मतलब उत्सुक रहते हैं, ये रहते हैं धातु तत्व, है ना। कुछ अपवाद भी है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए बेकरार रहते हैं ये रहते हैं आपका अधातु तत्व, है ना। तो सभी अधातु लगभग क्या होते हैं? ऑक्सीकारक एजेंट होते हैं। और सभी धातु लगभग क्या होते हैं? अवकारक होते हैं। तो ये भी अलग से याद रखना। अगर कल होके कथन के रूप में पूछ दे कि भाई धातुओं का क्या गुण होता है, तो एक तो रहेगा भाई इसकी तन्यता अधिक होती है ना, इसमें भंगुरता नहीं होती है ना। ये आपका अवकारक के जैसा काम करता है, ये आपका ऑक्सीकारक के जैसा काम करता है। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो ऑक्सीकारक के जैसे जो काम करता है वो जनरली धातु नहीं करते हैं, ठीक है भाई। तो समझ होनी चाहिए। तो ये आपका जो है ये चारों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, जो इस प्रश्न का आपका बेस है कि भाई ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो ऑक्सीकरण संख्या होती है आपका सर, है ना, कि किसी पदार्थ पर उपस्थित उसके आवेशों की संख्या ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। अगर जो बच्चा का बेस बहुत कमजोर है, ये एक भी चीज मतलब ये वाला बात बिल्कुल ना समझेंगे हो, तो आप कहोगे तो मैं एक छोटू सा क्लास किसी दिन ले आऊँगा ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए ट्रिक वाली एक छोटा सा क्लास ले आया था, दर्पण मिरर की पहचानने के लिए क्लास ले आया था, बहुत दिन ले आया था, है ना। अब आप लोग आज जानते हैं, जब मेरा 100 व्यू आता था ना, 100 व्यू आता था, वो भी महीने महीने में। आज भी जाके देखिएगा बहुत पुरानी वीडियो पे किसी पे 13 व्यू है, किसी पे 32 व्यू है, लेकिन इसी शिद्दत से पढ़ाया है मैंने। कभी अपने आप को धोखा और संशय में नहीं दिया, रखा है, न दिया है,
ठीक है मेरे भाई। तो मैं बहुत दिन पहले लाया था, आप लोग देख सकते हैं, कहेंगे तो भाई इस टॉपिक पर भी कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, बस बिल्कुल ज़्यादा नहीं, जो कुछ कोई नहीं जानता होगा वो भी निकाल लेगा, इतना तो गारंटी रखिए, मैं ले आऊँगा अगर बोलोगे तो, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या है ना, तो यहाँ पे ये क्या होता है ऑक्सीकरण संख्या, आवेश की संख्या ऑक्सीकरण संख्या होती है। ये आपका आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी का लुक आप कई बार देखे होंगे। इसमें 18 जो आपका ये वाला जो ऐसा है ना, ये आपके वर्ग कहलाते हैं या समूह कहलाते हैं, और जो आपका ऐसा हुआ इनको कहते हैं हम आवर्त, है ना। तो आवर्त कितने होते हैं 7, और वर्ग समूह कितने होते हैं 18। आधुनिक वाले में नीचे लेंथेनाइट और एक्टिनाइट रहते हैं, जिसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के जो समूह 1 होते हैं ना, उसमें ऑक्सीकरण संख्या +1 हमने बताया, ये क्वेश्चन का बेस भी था और यहाँ पे लिखा भी है। जो पहले 1 नंबर ग्रुप होता है ना, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्कलाइन मेटल कहते हैं, क्षारीय तत्व कहते हैं या क्षारीय धातु कहते हैं। समझ में आया? क्षारीय मतलब समझते हैं ना, पीएच से रिलेट कर लेंगे, और क्या पीएच से रिलेट करने की कैसा है, क्षारीय कि 7 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा भाई, मान लीजिए 8 है तो किसी भी चीज़ की ना पहले वाले में जो परे हैं ना, उनके पीएच वैल्यू 7 से अधिक होंगे, ठीक है, ये हो गई। दूसरे बारे में जो होता है ना, वो क्या होता है, दूसरे बारे में जो होता है ऑक्सीकरण संख्या कितने होते हैं, +2 होते हैं। और जो दूसरे वाले आपका जो भी आपका धातु या तत्व है, दूसरे वाले में जनरली धातु तो है नहीं, तो ये जो भी है ये आपका, ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, अल्कलाइन पृथ्वी मेटल हो जाता है, पृथ्वी क्षारीय धातु हो जाता है। मतलब अल्कलाइन भी गुण रहेगा और उनको स्पेशल एक नाम दे दिया गया है, पृथ्वी क्षारीय धातु, ठीक। इनके अलावा जो तीसरा होता है ना, आवर्त सारणी के अनुसार समूह 1 में बता दिया, 2 में बता दिया। अब हम आते हैं 3 से 12 नहीं बताएंगे क्योंकि वो संक्रमणीय धातु है, इसके कोई स्पेसिफिक आप ऐसे नहीं याद रख सकते। आवर्त सारणी के समूह 13 में डायरेक्ट आते हैं। 13 में क्या हो जाता है, 13 में +3 होता है। 13 में क्या होता है, +3 होता है आपका ऑक्सीकरण, है ना, संख्या। इसे बोरॉन परिवार कहते हैं। बोरॉन परिवार इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला अगर आप देखेंगे तत्व तो बोरॉन रहेगा, देखिए बी लिखा है यहाँ पे 5 नंबर, है ना। इनके अलावा 14 में आएंगे कि भाई 14 का कितना होता है, तो 14 का होता है 4। ऑक्सीकरण संख्या 14 समूह में जो भी तत्व हैं इनके ऑक्सीकरण संख्या होगा +4, ठीक है। इसके अलावा 15 में आएंगे तो फिर से घटने लगता है, -3। आवर्त सारणी 16 में आएंगे तो -2। आवर्त सारणी 17 में आएगा तो -1, और 18 में जाएंगे तो 0। तो एक बार आपने देखा कि भाई 1 से लेके, है ना, 1 से लेके 4 तक चढ़ता है, 1 से लेके 4 तक चढ़ता है। याद रखने के लिए 2 मिनट में ट्रिक है सर, है ना, 2 मिनट में ट्रिक है। देखिए एक हो गया, यहीं पे आके बता देता हूं, यहाँ पे तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए ये याद रखने की कैसे ट्रिक है, कभी कोई भूलेगा जी। देखिए मैंने कहा कि 3 से 12 को 2 मिनट के लिए क्लोज कर दो कि कुछ नहीं हो तुम, है ना। देखिए 1 का क्या होता है +1, 2 का क्या होता है +2, 13 का क्या होता है +3, 14 का क्या होता है +4। अब यहाँ से घटना स्टार्ट हो जाता थी, 15 का -3, 16 का -2, 17 का -1, और आपका जो है 18, इसके हो जाते हैं लड्डू, ठीक है। तो अब तो याद रहेगा ना, अब याद रखना होगा, है ना, अब जो है आपको याद रखना होगा। मैंने बता दिया है ट्रिक कैसे याद रखना है। 3 से 12 को बस हटा देना है ग्रुप से, बाद में कि आपको याद हो जाएगा। एक बार असेंडिंग ऑर्डर में जाती है, फिर क्या हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाने लगती है, समझ गए, 0 तक पहुंच जाते हैं, ठीक है भैया। तो ये इतनी बड़ी बात को जो है 1 सेकंड में कैसे निपटाया जाता है आपने समझ लिया। चलते हैं आगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रकाशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1869 में, 1869 में मेंडलीव की आवर्त सारणी। इसमें 7/9 था, 7 गो आवर्त और 9 गो वर्ग था, और टोटल जो आपका ज्ञात तत्व था ये 63 गो था, और बहुत सारे तत्वों के लिए जो है खाली जगह रखा गया था, ठीक है भाई, कि भाई भविष्य में आएंगे यहाँ पे। और ये परमाणु भार पे आधारित हुआ करता था। न्यूलैंडस के अष्टक का नियम 1865 के अंदर आया था। न्यूलैंडस के अष्टक का नियम जो है ये कैल्शियम तक लागू होती थी। चलते हैं आगे। प्रसिद्ध एहोल शिलालेख का संबंध किस शासक, क्या है भाई, लेखक किसने लिखा है एहोल शिलालेख, तो ये लिखे हैं कवि रवि कीर्ति। कौन लिखे हैं, कवि रवि कीर्ति लिखे हैं। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। किससे संबंधित है, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। प्राचीन काल में कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करता था, है ना। कलिंग युद्ध जो होता है वो 261 बीसी में होता है, अशोक के साथ होता है, और अशोक की विजय होती है। आफ्टर दिस है ना, अशोक जो है आपका बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं ना, बौद्ध धर्म या धम्म को अपना लेते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं, धम्म को, है ना। उपगुप्त से जो है इन्होंने दीक्षा लिए थे। इनके अलावा
प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है भाई? कवि हैरी सेन है। ये कवि हैरी सेन जो है ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करता था, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। एक जूनागढ़ अभिलेख है, ये रुद्रदमन प्रथम से संबंधित है और इस अभिलेख के अंदर आपको जानकारी मिलेगा सुदर्शन लेक के बारे में। ये सुदर्शन लेक कहाँ पे है? भारतीय राज्य गुजरात के अंदर है और ये सुदर्शन लेक से कई शासक चंद्रगुप्त मौर्य से लेके आपका जो है रुद्रदमन प्रथम तक की बात की जानकारी मिलेगी, मतलब इनके बारे में कि भाई कौन जो है जीर्णोद्धार करवाया, कौन बनवाया, कौन बाद में मरम्मत करवाया, है ना। इनके अलावा भारत के शिलालेखों का प्रचलन जो है अशोक के समय से ही माना जाता है और अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप नामक भाई साहब। ये ईस्वी था मेरे ख्याल में 1837, है ना। थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा सर इसको, 1837 ही होगा क्या? हाँ 1837 ही होगा, अभी मैं बुढ़ा नहीं हुआ रे, 1837 ही होगा। इनके अलावा शिलालेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इपिग्राफी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। शिलालेख का अध्ययन ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी पूछे जाते हैं, जो एसएससी वगैरह की एग्जाम होती है वहां पर। इनके अलावा होयसल वंश के संस्थापक कौन है? नृपकाम सेकंड है, नृपकाम सेकंड है ना। नृपकाम सेकंड जो कौन है भाई? होयसल वंश के संस्थापक हैं। होयसल वंश के संस्थापक याद रखना इसलिए आपको जरूरत है क्योंकि आपको पता होगा कि 2023 के लास्ट में जो है 2 यूनेस्को में साइट आए और 2024 के जुलाई में एक और यूनेस्को में साइट आ गए इंडिया के लिहाज से, तो आपको होयसल के बारे में जानकारी रखना चाहिए, ठीक है। तो जो होयसल वंश के संस्थापक है ना, ये नृपकाम सेकंड है। 2023 में होयसल के द्वारा निर्मित मंदिर समूह को जो है यूनेस्को के अंदर नॉमिनेट किया गया भारत के धरोहर के रूप में, और शांति निकेतन को भी किया गया था। शांति निकेतन को सर आप क्रमांक देंगे 41वां और आपका होयसल मंदिर समूह को देंगे आपका क्रमांक 42वां, ठीक है। इसके अलावा चराई देव मोईदाम, एक जगह का नाम है चराई देव मोईदाम, ये आपके असम में जो वहाँ का जो पारंपरिक जो कह सकते हैं कि भाई जो ताई अहोम विरासत है, उनके जो लास्ट राइट यानी अंतिम क्रियाक्रम अंत्येष्टि जो होता है उनके करने की जो जगह है उन्हें भी यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये अभी की बात हो गया है ना। इनके अलावा तो 43 हो गए हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो हम बात क्या की भाई 41 जो है ये शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़े हुए संस्था है, 42वां आपको द्वार समुद्र वाली बात रखनी है, मतलब मंदिर समूह वाली, और 43वां आपका असम वाली जो है याद रखना है कि यूनेस्को के क्रमांक है ये जाने का। इनके अलावा देखिए होयसल की राजधानी आपको बहुधा पूछता है, होयसल का, राष्ट्रकूट का और आपका चंद्रगुप्त मौर्य का भी राजधानी पूछ देता है, और प्राथमिक द्वितीय हर्षवर्धन का पूछता है, ठीक है। तो होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी जिसे हम हेलीवीड के नाम से जानते हैं, और ये आपका केआर मतलब कर्नाटक के अंदर है ना। इनके ध्यान रखेंगे। जो हेलीवीड है ना, हेलीवीड के अलावा एक और राजधानी था इनका, किसका? होयसल का, बेलूर, है ना। देखिए बेलूर जो है ना 2 जगह है, कंफ्यूज मत होना कोई भी बच्चे, है ना। बेलूर जो है कर्नाटक के अंदर भी है सर, और बेलूर जो है कर्नाटक के अंदर हासन का नाम आपने सुना होगा। हासन से क्या याद आना चाहिए? मास्टर फैसिलिटी केंद्र का नाम याद आना चाहिए। मास्टर फैसिलिटी केंद्र का नाम आपने सुना होगा। मास्टर फैसिलिटी केंद्र जो है इसरो की संस्था है सर, है ना। और इसका सेकेंड ब्रांच भी हमने बताया था कि कहाँ पर लगाया गया था, भोपाल के अंदर लगाया गया था सर, मास्टर फैसिलिटी केंद्र, है ना। तो ये जो हासन कर्नाटक में जगह है यहीं पे आपको बेलूर मिलेगा। तो ये होयसल की राजधानी थी। हम्पी भी कर्नाटक के अंदर है, डायरेक्ट पूछता है हम्पी का खंडर कहाँ है, तो कर्नाटक ही बताइयो, है ना तो बता दियो एमपी गलत हो जाइयो, है ना। तो ये आपका कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर है। तो ये हासन समझ लिए बेलूर को। एक बेलूर आपका विवेकानंद साहब का आपका याद है ना, बेलूर मठ, ये रामकृष्ण मिशन याद है ना, 1897 में एस्टेब्लिश किए थे विवेकानंद साहब अपने गुरु के लिए, है ना। तो ये आपका पश्चिम बंगाल के अंदर है ना। जुलाई 2024 में भारत के 43वें धरोहर के रूप में मैंने अभी बताया चराई देव मोईदाम। ये क्या है? जैसे मिस्र में आप पिरामिड समझते हैं, अगर नहीं समझ पाए पहले लफ्ज में कि भाई क्या है, तो मिस्र में आप पिरामिड समझते हैं ना, लाइक दिस इन्हें भी समझिएगा, ठीक है। ये असम के अंदर आपका जो पटकाई बम पहाड़ी है ना उसके तलहटी में स्थित है। पटकाई बम पहाड़ी भी डायरेक्ट पूछता है कि कहाँ पे है, पहले बता रखा हूँ कि असम के अंदर है पटकाई बम पहाड़ी। चलते हैं आगे। इनके अलावा यूनेस्को में भारत के पहली बार साइट कौन कौन से गया था? तो भाई 1983 के अंदर पहली बार 4 साइट को स्थान मिली थी। हमने यूनेस्को के ऊपर एक पार्टिकुलर वीडियो बना दिया। देखिए मैंने 60 से 61 टॉपिक वाइज वीडियो बना दिया है सर। अब आप नहीं झांकते हैं, भाई फ्री में पढ़ा रहा है तो क्या ही पढ़ाएगा, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जो है पूरे तन मन धन से तुमको पढ़ा रहा हूं भाई कि पढ़ के सफल हो जाओ, और बहुत ज्यादा बच्चे हो भी गए, है ना। तो आप नहीं झांकते हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो पहली बार में 4 आया था। ये कौन था भाई? अजंता, एलोरा, ताजमहल और आगरा का किला।
ये चारों थे, यहाँ का चारों का नाम लिखी गई है। अब जब अजंता एलोरा की गुफा आ गई है तो ये कहाँ चुप रहने वाला है सर, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए अजंता की गुफा कहाँ पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अगर पूछे कि भाई ये किस पर्वतमाला के समीप होंगे तो सह्याद्री रेंज के समीप होंगे, क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा इन सब क्या पश्चिमी तट है, और पश्चिमी तट के जो हम क्या कहते हैं सह्याद्री रेंज या है ना सह्याद्री रेंज या सह्याद्री पर्वतमाला कहते हैं। ठीक है, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ये देखिए रॉक कट गुफा का उदाहरण है। क्या है, रॉक कट गुफा का उदाहरण है। आपसे पूछ देता है कि भाई निम्न में से कौन सा रॉक कट गुफा का उदाहरण है, अजंता एलोरा, और भी रहते हैं एक दो, है ना, मान लीजिए बराबर की गुफा है, तो ऐसे आपको रॉक कट में डालना है आंसर अजंता का, है ना। पश्चिमी घाट के समीप कौन से नदी के पास है, बघोरा नदी के किनारे, है ना, बघोरा नदी के पास मिलेगा आपको अजंता की गुफा, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा इसमें कितने गुफाएं हैं, तो 29 गुफाएं हैं। कितने भाई, 29 गुफाएं हैं। और ये सभी के सभी गुफाएं कौन धर्म को रिलेट करता है, तो ओनली बौद्ध धर्म को रिलेट करता है साहब, ओनली बौद्ध धर्म को रिलेट करता है। और ये गुफाओं का जो नाम है ये कौन वंश के राजाओं से जुड़े हुए हैं, तो बाकाटक वंश के राजाओं से जुड़े हुए हैं। कल या परसों मैंने बाकाटक वंश के संस्थापक के बारे में बताया था। कोई भी बच्चा एक कमेंट कर दो यार, मेरी भी लालसा पूरा कर दो यार, कि कोई बच्चा पढ़ता है यार मेरे कहने पे, है ना। तो भाई ये बाकाटक राजाओं का जो है यहाँ पे नाम जुड़ा हुआ है अजंता के गुफाओं से, केव से, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बघोरा नदी के किनारे आपका जो है सह्याद्री रेंज के पास स्थित है। इसमें 29 गुफा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब इसका बड़ा भाई एलोरा की गुफा। अब एलोरा की गुफा भी यहीं से 100, 150, 125 किलोमीटर दूर है। जहाँ अजंता है वहां से एलोरा 100, 125 किलोमीटर ही दूर है ना। तो ये भी सह्याद्री पर्वतमाला के रेंज में ही आएंगे। इसमें 34 गुफा है सर। इसमें 34 गुफा है, तो हिंदू के लिए भी है, बौद्ध के लिए भी है और जैन धर्म के लिए है। ठीक है, तो जिनमें 17 हिंदू के लिए, 12 बौद्ध के लिए और 5 जो है जैन धर्म से संबंधित है। देखिए हिंदू, बौद्ध और जैन ये कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन अपने को अभी समझने के लिए बोलना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, तो ये जो है 17, 12 और 5 ध्यान रखना है। तो ये तीनों धर्म को रिलेट करता है, बाद में क्या अजंता सिंगल धर्म को रिलेट करता है। अच्छा, जो अजंता जो एलोरा की गुफा है ना, जैसे अजंता में आपने बाकाटक वंश का देखा था रिलेशन, इसमें अपन राष्ट्रकूट वंश की रिलेशन देखेंगे, है ना। एलोरा में किसकी रिलेशन देखेंगे, राष्ट्रकूट वंश के देखेंगे। यहाँ पे जो कैलाश मंदिर है इनका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। बाघ का गुफा, भीमबेटका का गुफा, उदयगिरी का गुफा, ये सभी के सभी मध्य प्रदेश में है। उदयगिरी की गुफा में स्टार लगा लीजिएगा। ये आपका कहाँ पे, कोणार्क जो जहाँ पे है भाई उड़ीसा के अंदर, और इसमें जो है आपका ओडिसी नृत्य की प्रमाण भी मिलते हैं। बराबर का गुफा, राजगीर का गुफा, केसरिया बौद्ध स्तूप, ये सभी के सभी बिहार के अंदर है ना, इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। अगला है भाई कच्चे मालिया, डायरेक्ट प्राकृतिक रूप से उपार्जित वस्तु अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में आती है, तो ये आती है प्राथमिक सेक्टर में साहब, है ना। जो डायरेक्ट प्राकृतिक रूप से उपार्जित है या कच्चे माल से निर्मित है, तो ये आपका प्राथमिक सेक्टर में आ जाता है। प्राथमिक सेक्टर का उदाहरण कच्चे माल के निष्कर्ष से संबंधित क्रियाकलाप, जैसे आपका खेतीबाड़ी हो गया, खनन हो गया, मछली पालन हो गया, बानकी हो गया, ये सब जो है आपका माइनिंग वगैरह इसमें आ जाएंगे। ठीक है, प्राथमिक में। जैसे मैंने इसको देहाती भाषा में याद रखने के लिए बताया, जो जमीन से जुड़ा है प्राथमिक है ना, जो जमीन से जुड़ा है प्राथमिक है। जमीन से हटने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस्ड हो गया, वो क्या हो गया, द्वितीयक सेक्टर हो गया, जिसे हम औद्योगिक कहते हैं। और ये प्राथमिक और द्वितीयक को चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होगी पैसवा का, तो जो पैसवा वगैरह फाइनेंस वगैरह करवाता है वो कौन है भाई, सेवा सेक्टर है, तृतीय सेक्टर है। तो ये तो मोटे मोटे तौर पे याद अगर इतना रख लिए तो आप छांट देंगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, द्वितीय सेक्टर वैसे उद्योग शामिल है जहां प्राकृतिक क्षेत्र में उत्पादित सामग्रियां, तैयार उत्पाद बनाए जाते हैं। औद्योगिक उत्पादन, सूती कपड़ा, गन्ना उत्पादन गतिविधियां इत्यादि क्षेत्र है। कहने का मतलब है जो प्राथमिक से लेके प्रोसेस्ड किया जाएगा और कुछ ना कुछ बनेगा तो हो जाएगा द्वितीयक सेक्टर। ठीक है, इनके अलावा इसे औद्योगिक सेक्टर भी कहा जाता है, यहाँ पे लिखा गया है। द्वितीयक गतिविधि में जो भी आदमी वर्कर लगे हुए हैं इसे ब्लू कॉलर श्रमिक कहते हैं। सबसे जो मेन श्रमिक माने जाते हैं वो कौन है भाई, है ना, तो वो है व्हाइट कलर जॉब। व्हाइट कलर जॉब कौन वाला श्रेणी को कहते हैं, जो सेवा क्षेत्र में काम करता है। अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं तो आप कौन सा जॉब कर रहे हैं, व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं। अगर आप एसएससी में काम कर रहे हैं तो भी व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं आप। इनके अलावा इस क्षेत्र में गतिविधियां प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्रों में, है ना, इस क्षेत्र में जो तृतीयक सेक्टर होता है ना, इसमें प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में विकास में मदद करती है। तृतीयक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां अपने आप में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती, कोई भी वस्तु का उत्पादन नहीं करती, लेकिन मैं क्या कहा कि पहला और दूसरा को उत्पादन करने के लिए जो अर्थ की आवश्यकता होगी, जो पैसवा की आवश्यकता होगी, उनको फाइनेंस वगैरह या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो प्रोवाइड करा
आता है उसे हम सेवा सेक्टर कहते हैं। जैसे अगर 2-4 उदाहरण ले लेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, ट्रांसपोर्ट का कुछ नहीं लिखा जैसे ट्रेन हो गया, ट्रक हो गया, है ना। तो ये सब जो है आपका तृतीयक में आ जाएगा। भारत में कोर उद्योग में कितने उद्योग शामिल किए गए हैं सर? वेरी इंपॉर्टेंट। तो भैया 8 उद्योग शामिल है कोर उद्योग के अंदर, है ना। इसके अलावा मैंने बताया था कि भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है सर? तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है, इसे ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बढ़िया और फेमस हॉटस्पॉट कौन सा है सर? वेस्टर्न रीजन, पश्चिमी घाट है सर, इन्हें ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा मैंने बताया था कि भारत में, है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में भी पाए जाते हैं, मेघालय वगैरह में, है ना। इनके अलावा ये आपका 8 उद्योग है जो कोर सेक्टर में है। कोयला, बिजली, कच्चा तेल, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, इस्पात, रिफाइनरी, इनके अलावा उर्वरक, है ना। इनके अलावा भारत के प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी सर? 1948 में। इसमें उद्योग धंधा को कितने सेक्टर में बांटे गए थे? 4 भागों में बांटे गए थे। फिर अगला जो इसमें संशोधन करके 1956 में आया, है ना, तो इसमें उद्योग धंधा को मात्र 3 भागों में बांटा गया, है ना। चलते हैं आगा नहीं आगे, है ना। हम बिहारी हूं ना भाई, तो निकल जाता है। इनके अलावा जब वेब पेज को ओपन किया जाता है तो सबसे पहले क्या खुलता है ना? घर के जैसा निकल जाता है सर, है ना। तो ये आपका होम पेज खुलता है। जैसे आप वेब पेज को ओपन करोगे तो जो पहला निकलेगा वो क्या है? होम पेज है ना। किसी वेबसाइट को खोलने पर जो पहले ओपन होता है वो क्या है? होम पेज है। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी कभी पुराना नहीं होता, पूछा जाता है। ये क्या है? इसे अपन वेब एड्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई भी चीज़ को पार्टिकुलर खोजने के लिए इस्तेमाल होती है ना, अद्वितीय चीज़ होनी चाहिए ऐसा, है ना। तो ये आपका वेब एड्रेस भी कहलाता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर इसका हिंदी भी निकाले तो आपको वही चीज़ समझ में आएगा। इनके अलावा फिशिंग काफ़ी अभी प्रचलन में भी है, इन्हीं का ज़माना है। इन धोखाधड़ी से बचना चाहिए। फिशिंग क्या है? आपको कोई भी थर्ड पार्टी जो है कॉन्फिडेंस में लेता है, आपको कोई चीज़ बता के आपको ऐसा लगेगा कि आपको जो है पहचान वाला है, बाद में लिंक वगैरह पर क्लिक करवा के आपसे धोखाधड़ी कर लेगा। तो ये क्या है? फिशिंग है। फिशिंग है क्या करता है ये ईमेल, वेबसाइट और संदेशों का उपयोग करके इंटरनेट यूजर का व्यक्तिगत जानकारी और डाटा देने के लिए राजी कर लेता है वो, यानी डाटा चुरा लेते हैं और आपके साथ धोखाधड़ी हो सकते हैं, मतलब ये फिशिंग के अंदर। इसके अलावा डिलीट किए गए जीमेल को ट्रेस फाइल में अपन कितने दिन तक रख के रिकवर कर सकते हैं? जैसे अपने मोबाइल के अंदर रिसाइकल बिन, कंप्यूटर के अंदर रिसाइकल बिन, है ना। तो ऐसे ही जो जीमेल होता है उसको अपन मान लीजिए डिलीट कर दिए तो ट्रेस फाइल के अंदर कितने दिन तक पड़े रहेंगे और उससे पहले हम रिकवर कर सकते हैं? तो 30 दिन तक पड़े रहेंगे। इनके अलावा प्रथम कंप्यूटर जो पीढ़ी की थी निर्वात का यूज हुआ था, सेकेंड वाले में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, तीसरी वाले में आपका आईसी चिप का युद्ध हुआ था, युद्ध नहीं भाई, यूज, है ना। इनके अलावा चौथी पीढ़ी में मैक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था सर, है ना। और 5वां में अपन चल रहे हैं एआई की दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में। चलते हैं आगे। इनके अलावा निम्नलिखित में से प्रसिद्ध स्थल तथा उनसे संबंधित खनिजों का मिलान कीजिए। देखिए बैलाडीला में क्या मिलेगा? किधर मिलेगा भाई? लोहा मिलेगा। मलाजखंड में क्या मिलेगा भाई? तांबा मिलेगा। जोनागिरी में क्या मिलेगा? सोना मिलेगा। सलाल हमैना में क्या मिला है? लिथियम मिला है। तो यहाँ पे आपको मिला के दिया गया है। अब हम इनको चीज़ों को समझते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा करंट अफेयर के लिहाज से भी, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं उनके लिहाज से भी, और ये कहाँ स्थित है उनके लिहाज से भी, है ना। बेलाडीला ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित लौह क्षेत्र है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल वाला 56 से 61 वाला, है ना, तो उन्हीं के दौरान जो भिलाई लगाया गया था आपके रूस के सहयोग से, ये आपके वर्तमान छत्तीसगढ़ में है। वर्तमान समय में कोयला का सबसे अधिक उत्पादन जो आपका होता है ये छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में हंसदेव अरण्य वन है, ये चर्चा का विषय है। क्यों चर्चा का विषय है? क्योंकि ये वन के माध्यम से आलोक शुक्ला साहब को पर्यावरण गोल्डमैन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने ऐसा क्या किया? तो इन्होंने जो है यहाँ पे जो औद्योगिक धंधा लगाने की बात हो रही थी उन पे जो है बहस करके उनको रुकवाया और इनको प्रोटेक्ट किया, इसीलिए इन्हें जो है 2024 में पर्यावरण गोल्डमैन अवार्ड से नवाजा गया। तो कल हो के जैसे नंदनकानन डायरेक्ट पूछता है कहाँ है, वैसे ही अगर आपसे पूछे भाई हंसदेव अरण्य कहाँ है तो छत्तीसगढ़ आंसर कर देना, आप टुडे एग्जाम पे हो, है ना। इनके अलावा भाई मलाजखंड बालाघाट ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बालाघाट एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एक मलाजखंड जगह है जहाँ पे आपके तांबा की माइनिंग होती है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है। मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट कहा जाता है। सतपुरा और बिंद पर्वतमाला के बीच जो नदी बहती है उन्हें हम नर्मदा कहते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होती है जो मध्य प्रदेश में है। नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर अरब सागर शब्द यहाँ से डिलीट कर दें तो पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी
नदी हो जाएगी गोदावरी। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना, चूंकि गोदावरी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये अरब सागर में गिरती है। नर्मदा उल्टा बहती है, रिफ्ट वैली को फॉलो भी करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये सब इनकी विशेषता है ना। इनके अलावा मध्य प्रदेश के खजुराहो में प्रसिद्ध खजुराहो की मंदिर है। इस मंदिर में सबसे बड़ी जो मंदिर है, मंदिर समूह एक्चुअली खजुराहो में, तो यहाँ पे कंदरिया महादेव का मंदिर है। मंदिर समूह का निर्माण चंदोल शासकों ने पंचायतन एंड नागर शैली के अंदर किया है। इनके अलावा मध्य प्रदेश के सतना में एगो भरहूत स्तूप है। भरहूत स्तूप, स्तूप शब्द जैसे ही आए तो कौन से धर्म से आपको जो है फट से दिमाग में क्लिक होना चाहिए, तो बौद्ध धर्म से। स्तूप क्या होता है बता दिए हैं कि जो उनके सार्वजनिक हित के जो सामान होते हैं उनको सुरक्षित रखने की जो जगह होती है उन्हें स्तूप कहा जाता है ना, स्तूप कहा जाता है। स्तूप के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन यहां दागा, ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, स्तूप के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, कोई भी बच्चा जीनियस टाइप का बताइएगा। तो ये हो गया, अशोक ने करवाया था भाई भरहूत स्तूप का निर्माण, ध्यान रखना अशोक ने करवाया था। बाद में शुंग वंश के शासकों ने भी इनमें रुचि ली थी। तो जैसे जैसे कुतुब मीनार है, ऐबक ने आपका स्थापना कर मतलब नींव रखा, इल्तुतमिश ने बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने ऊपर का फ्लोर बनाया। तो एक से अधिक चीज भी मतलब एक से अधिक लोग भी इंडल्ज होते हैं किसी किसी चीज को बनवाने में। तो ऐसे ही जो भरहूत स्तूप है ना, अशोक साहब और शुंग वंश के शासक, पुष्यमित्र शुंग स्पेशली नहीं है ना, शुंग वंश के संस्थापक मैं कहना चाह रहा हूं कि पुष्यमित्र शुंग है ना। इनके अलावा सांची का स्तूप का निर्माण भी अशोक ने करवाया था, लेकिन इनको खोजा था टेलर है ना, ध्यान रखेंगे। सलाल हैमाना क्षेत्र जो है ये आपके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में रियासी जिले के अंदर स्थित है। ये क्यों चर्चा में है, आपको पता होगा कि इंडिया में पहली बार जो है लिथियम आपका जम्मू एंड कश्मीर में ही खोजा गया था। बाद में आपका एमपी और कर्नाटक के अंदर भी लिथियम हाल फिलहाल मिला है। तो जो पहला होता है ना वो सदा महत्वपूर्ण होता है, महत्वहीन नहीं साहब, महत्वपूर्ण। जैसे आपको याद होगा डिगबोई आज भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे बड़का से बड़का एग्जाम दो और छोटका से छोटका एग्जाम दो, डिगबोई पूछा जाता है। ये तेल सेक्टर था पहला इंडिया का जहां पे तेल फाइंड हुआ था 1901 में, यह असम के अंदर है। उसी प्रकार से जो लिथियम है ना, पहली बार जम्मू कश्मीर के आपका सलाल हैमाना क्षेत्र, गाँव का नाम है, खेरे का नाम है, जो आपके रियासी जिले के अंदर है, यहाँ पे डिटेक्ट हुआ था फरवरी 2023 के अंदर, है ना। जम्मू कश्मीर केसर के उत्पादन में एकाधिकार रखता है साहब, है ना। एकाधिकार मतलब इसके अलावा शायद कहीं ना हो, बिरले ही होता होगा। इनके अलावा ट्यूलिप गार्डन का नाम सुने हैं, ये आपका जम्मू कश्मीर में है ना, फूल वाला। इनके अलावा करीबा हिमालय क्षेत्र जम्मू कश्मीर में स्थित है। अरे करीबा नहीं रे, करीबा नहीं भैया, करीबा बांध है भाई। अगर आप लिख गया है तो इससे भी कुछ बता ही दो। चलो करीबा बांध है भाई, ये करीबा जो है ना बांध का नाम है। ये कौन नदी पर है, ये जाम्बेजी नदी पर है साहब। कहाँ पे है, जाम्बेजी नदी पर। तो ये करीबा याद कर लेंगे, बाद बाकी यहाँ से करीबा को डिलीट करेंगे, करेवा होता है ना। करेवा जो है ये हिमालय क्षेत्र कश्मीर में स्थित है, जहाँ केसर वगैरह की खेती होती है। इनके अलावा रामगिरी स्वर्ण खदान सर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला में है, जबकि जोनागिरी भी एक स्वर्ण खदान है। कहाँ पे, आपका आंध्र प्रदेश के अंदर ही है। ये कर्नूल जिला में करनाल लिखा गया है यहाँ पे, यहाँ भी गलती है, दो जगह गलती है। मैं सही करके दूंगा, टाइप करूंगा तो गलती होगा साहब। ये कर्नूल जिला में है ना, जोनागिरी कर्नूल जिला में है और रामागिरी अनंतपुर जिला में है। दोनों पे क्या होता है, स्वर्ण मैनिंग होता है। और कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर। वैसे इंडिया में जो सबसे ज्यादा स्वर्ण होता है वो कहाँ होता है, KGF के अंदर होता है, कोलार गोल्ड फील्ड के अंदर होता है। देखिए आंध्र प्रदेश में अरकू घाटी भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इनके अलावा प्रश्न है कि 4 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु पर बल लगाने से 5 सेकंड में उनका जो वेग है, वेलोसिटी है, वो 15 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 25 मीटर पर सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल की गणना न्यूटन में करें। ठीक है, तो आपको पता है कि बल बराबर क्या होता है, ma होता है ना। ये आपका A का वैल्यू क्या है, त्वरण का, और m क्या है, मास है, यहाँ पे F फोर्स है ना। तो ये सूत्र आपको याद ही है। अब जब सूत्र याद है तो आपको त्वरण निकालना पड़ेगा। F बराबर ma के अंदर मास तो आपको पता ही है कि यहाँ पे 4 किलो दे रखा है, तो ये आपका A निकालना पड़ेगा। तो A निकालने के लिए क्या होता है, वेग में परिवर्तन के दर को अपन क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और वेग में परिवर्तन के दर कैसे निकालते हैं, बड़का में से छोटका को घटा के। तो 25 में से है ना अपन 15 को घटाएंगे, यानी V1 माइनस V2, वेलोसिटी 1 माइनस वेलोसिटी 2 बटा कितने समय में ये चीज हुआ, है ना, समय अंतराल। तो यहाँ पे समय कितना था भैया, 5 सेकेंड। तो 25 में से 15 गया तो 10, और 10 बटा 5 होता है 2। तो यहाँ से अपना क्या निकला, A का वैल्यू कितना निकला सर, 2 निकला है। और मास कितना है पहले से, 4 है, तो 4 गुने 2 करेंगे। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन में आंसर लिखेंगे 8 न्यूटन। आई होप आपको समझ में आया भाई। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ से हमको इस सूत्र में
पिरोनो के लिए मुझे ए चाहिए, क्योंकि एम तो पता है लेकिन ए नहीं पता है। ए कैसे निकलेंगे? दोनों वेग का डिफरेंस बट्टा कितने समय में होता है, यानी वेग में परिवर्तन के दर को ही तो त्वरण कहते हैं। तो उससे निकल गया, हमने आंसर मार्क लगा दिया, हम आगे बढ़ गए। इसके अलावा मैंने आपको जो आपका रेसिस्टेंस ज्ञात करने वाला है ओवरऑल ओम के नियम से ये बता दिया हूँ। धारा H बरा जो आपका हीट का सूत्र होता है I²RT वो भी बता दिए हैं। इनके अलावा जो आपका क्या बोलते हैं इसके कंडेंसर नहीं होता क्या, कपटेंस, उसका बता दिया हूँ भाई कैसे निकालते हैं, है ना। तो अगर नहीं आप देखे हैं तो रेलवे के इससे पहले 11 क्लासेस शुरू से देखना स्टार्ट कीजिए सर, काम की चीज़ बताया सबने। इनके अलावा टेनिस की प्रतियोगिता विंबलडन 2024 के पुरुष एकल के विजेता कौन है? भाई कार्लोस अल्कारेज है। विंबलडन 2024 पुरुष एकल में विजेता है स्पेन के कार्लोस अल्कारेज, और महिला एकल में विजेता है बारबोरा क्रिजियसोवा, ये चेक गणराज्य के, इनका नाम है भाई बारबोरा क्रिजिसिकोवा। क्या नाम है भाई? क्रिजिसुकोवा, ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के विजेता पुरुष एकल में यानिक सिनर इटली के हैं, और आपका महिला एकल में आर्याना सबलेंका, ये बेलारूस की हैं, दोनों ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा फ्रेंच ओपन 2024 के विजेता पुरुष एकल में आपका कार्लोस अल्कारेज हैं, और महिला एकल में एगा स्वीटेक है। तो ये तीनों अभी हुए हैं 2024 में, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लास्ट के अमेरिका ओपन भी ध्यान रखना 2023 का, ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। टेनिस के 4 प्रतियोगिता में सबसे नवीन ऑस्ट्रेलिया ओपन है, स्टार्टिंग हुआ था 1905 में, और सबसे पुरानी आपका विंबलडन है, स्टार्टिंग हुआ था 1877 में। 4 गो प्रतियोगिता होता है सर वर्ष के शुरुआत में। ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, लास्ट में यूएसए ओपन होता है। सबसे नवीन बता दिए, सबसे ओल्ड बता दिए। पहला और जो लास्ट है यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएसए ओपन जो है ये आपका हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट में खेला जाता है, और विंबलडन आपका ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, ये ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा कोशिका की भित्ति केंद्रक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनसे कौन सी झिल्ली रहित कोशिकांग का उदाहरण है? देखिए ये क्वेश्चन को मैंने कॉपी पेस्ट किया है एसएससी वाले क्लास से, क्योंकि मुझे पता है कि सब बच्चे मुझे तजब्बो देके क्लास नहीं देखते हैं। ये रेलवे लिखा है ना, रेलवे वाले ही देख रहे होंगे, ठीक है, तो वो भी ना वंचित रह जाए, इसीलिए ये इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को हमने कॉपी किया है ना। तो यहाँ पे आप बुरा मत मानना भाई, आपको बस बताने के लिए कॉपी कर लिया है कि इस चीज़ से वंचित न रह जाओ। इसके बाद सेल से कोई भी बात हम इस सीरीज में नहीं करने वाले हैं, चलिए आराम से समझिएगा। देखिए इसमें दिया है कोशिका भित्ति केंद्रक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनमें से कौन सा झिल्ली रहित कोशिकांग का उदाहरण है? रहित मतलब होता है ना होना, तो कोशिका भित्ति में कोई भी झिल्ली कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। साहब कोशिका भित्ति क्या बताए थे, क्यों होता है जरूरी? जैसे अपने मतलब जो हम लोग स्तनधारी वगैरह या फिर जो बड़े बड़े जीव जंतु है यानी जंतु समूह है, उनमें स्केलेटन सिस्टम दिया है प्रभु ने, स्ट्रक्चर ढांचा बनाए रखने के लिए, है ना। लेकिन पेड़ पौधे में कोशिका भित्ति सेम काम करता है। अब कोशिका भित्ति संरचना और मजबूती प्रदान करते हैं। कोशिका भित्ति अलग अलग चीज के बने होते हैं। देखिए सबसे पहले जंतु कोशिका, पादप कोशिका, उसके अंदर और जाएंगे यूकेरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल हमने क्या बताया था, गरीब सेल होता है, सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना वो गरीब होता है, तो भाई जिंदा रहने के लिए खाना पीना चाहिए ना, तो उसमें 2 चीज के बने होते हैं। किसके? कोशिका भित्ति जो बने होते हैं प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। भाई गरीब है तो थोड़ा सा दया करके भगवान ने उनको 2 चीज से बनाया उनका कोशिका भित्ति, ठीक है। और जो अमीर सेल होते हैं यानी यूकेरियोटिक सेल, तो ये तो अमीर ऑलरेडी है, तो इनके जो कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज को ही खाली बनाया। सेलुलोज एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट ही है, और ये आपका जो है क्या होता है पॉलीसेकेराइड का उदाहरण होता है। इनके अलावा कवक में कोशिका की परत किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाए जाने के कारण हम इसे पौधे में गिनती नहीं करते हैं, ठीक है। इनके अलावा जीवाणु की जो जीवाणु सेल में जो दीवार बनी होती है ना, उसे हम पेप्टोडोग्लाइन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन मैं पहले भी पढ़ाया था, आज से 1.5-2 साल पहले, है ना। इनके अलावा कुछ ऐसे कोशिका जिनमें मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं, यानी जो है कोई भी आपका क्या बोलते हैं उसको, झिल्ली नहीं पाया जाता है ना। गांव घर में एक झिल्ली खाने की चीज भी है ना, मेरे बिहार में इस प्रकार के बने होते हैं बेसन के सर, है ना, झिल्ली, है ना, ये खाए होंगे अगर जो बिहार के होंगे, है ना। तो ये आपका मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, जैसे कोशिका भित्ति में नहीं, राइबोसोम में नहीं, साइटोस्केलेटन में नहीं, इस सब में नहीं पाए जाते हैं भित्ति सर। माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक, ये दोनों मेजर कोशिकांग है सर, मेजर कोशिकांग है, क्योंकि यहाँ डीएनए का संरक्षण होता है सर। केंद्रक में तो होता ही है डीएनए का संरक्षण, बाद में कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है डीएनए का संरक्षण, तो ये मेजर है। जो मेजर है ना, इसमें दोहरी झिल्ली होती है। क्या होता है भाई? दोहरी झिल्ली होती है, डबल लेयर होती है। अमीर आदमी का Z+ सुरक्षा, गरीब आदमी को कुछ ना, है ना। तो ऐसे ही तो दोहरी झिल्ली जो है यहाँ पे आपका, बुरा मत मानना भाई, हम भी जो है गरीब ही हैं, है ना। तो ये जो है मतलब एक याद दिलाने के लिए आपको किसी वे में याद रहना चाहिए, और कुछ नहीं, और हमारा कोई मंशा नहीं है।
माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक दोहरी झिल्ली के निर्मित कोशिकांग का उदाहरण है, जबकि लाइसोसोम सिंगल झिल्ली से निर्मित कोशिकांग का उदाहरण है। वैसे अमीर गरीब कुछ होता ही नहीं है ना, क्योंकि ये जो है यहाँ पे सब चीज़ नाशवान है ना। आज जो अपना है वो कल किसी और का होगा, ये अटल सत्य है ना। कोशिका में पाए जाने वाली तरल पदार्थ जीव द्रव्य कहकर संबोधित करने वाले जो वैज्ञानिक थे ये पुरकिंजे महाशय थे। कोशिका में केंद्रक का पता रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था 31 के अंदर। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था 1839 के अंदर। कोशिका विभाजन को सबसे पहले बिचराव ने देखा था 1865 के अंदर। तो ये ध्यान रखेंगे, बाद में की खोज 1665 और 1674 याद रखना है। 1665 रॉबर्ट हुक और 1674 जो है आपका ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। इनके अलावा कोशिका विभाजन के चरण मैंने यहाँ पे दर्शाया है। जैसे आप कोशिका का जो विभाजन होता है ना, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे विभाजन होते हैं, तो आपको चरण का क्रम दे देता है कि इसके बाद क्या होता है। अच्छे से सुनिएगा, है ना। कोशिका की समसूत्री विभाजन की खोज 1879 में वाल्टर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। समसूत्री विभाजन में क्या होती है, एगो सेल से कितने नए सेल बनते हैं, 2 गो सेल बनते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, एगो सेल से 4 गो नया सेल बनता है। तो 2 गो मोटा मोटा बात यहीं पर ध्यान रखिए। ये है आपका समसूत्री विभाजन जिसमें 1 से 2 बनेगा, और ये है आपका अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन 1 से 4 बनेगा, ठीक है। जो भाग लेते हैं इसे मादा सेल या माता सेल कहते हैं, और जो निर्माण होते हैं इसे संतान कोशिका या संतान सेल कहते हैं, है ना। तो ये समझ लीजिए, है ना। इसके अलावा जो आपका समसूत्री विभाजन होता है उसका विभाजन कायिक कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती है। कायिक कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती है समसूत्री विभाजन में, है ना। इसके अलावा जो जन्म लेते हैं ना नया, जैसे अभी आपने देखा ना कि 1 से 2 गो बन रहा था संतान वाला कोशिका, तो इसमें मान लीजिए क्रोमोसोम की संख्या 5 गो है, तो इसमें भी 5 गो, इसमें भी 5 गो। लेकिन जो अर्धसूत्री में आपका विभाजन होता है, इसमें मान लीजिए 10 गो क्रोमोसोम वाला जो है विभाजन कर रहा है, और जो निर्माण हुआ 4 गो नए कोशिका का, तो इसमें आधा आधा हो जाता है, 5-5 हो जाएगा, 10 से 5-5 हो जाएगा घट के। तो क्रोमोसोम आधा हो जाता है अर्धसूत्री में, और क्रोमोसोम सेम रहता है समसूत्री में। अब हम चलते हैं आगे। ये कोशिका के 5 विभाजन है, 5 चरण है विभाजन के, जिनका नाम दिया गया है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज और टेलोफेज, है ना। सबसे छोटा आपका ये वाला होता है ना। चलते हैं आगे, इंटरफेज में आता है। अब इंटरफेज का अपना 3 चरण होता है, G1 चरण, S1 चरण और G2 चरण। तो G1 चरण में यह अवस्था में क्या होता है, प्रोटीन तथा आरएनए का निर्माण होता है। प्रोटीन और आरएनए का निर्माण होता है, सेल बनने के लिए जरूरी है भाई। इसके अलावा सेकेंडरी चरण में क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण होने लगता है ना, और यह मात्रा दोगुनी हो जाती है जो नया वाला सेल बनेगा उनको देने के लिए। G2 चरण में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी में डीएनए का संश्लेषण होना स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ पे क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, रुक जाती है। किंतु जो पहले चरण में जिसका निर्माण हुआ था उसका संश्लेषण होता है। समझने का मतलब है, कहने का मतलब है, जो पहला चरण होता है इंटरफेज, उनके 3 पार्ट होते हैं, 3 स्थितियां होती है। पहला स्थितियां में प्रोटीन और आरएनए का निर्माण होता है, दूसरी स्थिति में डीएनए का संश्लेषण होता है, तीसरी स्थिति में क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण रुक के जो पहले निर्माण हुआ था उसका संश्लेषण होने लगता है ना भैया। इनके अलावा सेंट्रोसोम विभाजित इसी चरण में होते हैं, सेकंड वाला मतलब पहले वाले में, है ना। पहले के 3 नहीं गिनिए, पहले का 1 ही गिनिए, है ना। अब दूसरा आता है प्रोफेज। इस स्टेज में क्या होता है, कोशिका की वास्तविक विभाजन की शुरुआत होती है। पहले तो मिनरल्स वगैरह बने जिससे वो निर्माण होगा। अब विभाजन की प्रक्रिया ओरिजिनल रूप से यहाँ से स्टार्ट होती है, सेकेंड वाले प्रोसेस से, प्रोफेज स्थिति से। इसी भाग में क्रोमेट जाल, है ना, क्रोमेट जाल गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। इसी भाग में क्रोमोसोम 2 अर्धभागों में बंट जाते हैं, है ना, 2 अर्धभाग में बंट जाते हैं क्रोमोसोम। दोनों भाग एक बिंदु से जुड़ जाते हैं जिसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। इसी भाग में केंद्रक झिल्ली, केंद्रक विलुप्त हो जाती है। पहले वाले से जो है डिफरेंस आ गया है, कई सारे चीज विलुप्त हो गए हैं, और जो आपका है ना जो क्रोमोसोम थे वो 2 पार्ट में बंट गए हैं और एक बिंदु से जुड़े रहते हैं जिसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। ये सेकेंड वाली पार्ट में हो रहा है, इसे हम वास्तविक विभाजन की शुरुआती स्टेप कहते हैं। मेटाफेज ये क्या है, इस भाग में स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है जिस पर क्रोमोसोम जाके चिपकता है, जुड़ता है। स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होना प्रोफेज स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है और पूर्ण रूप से निर्माण होता है 3rd फेज में। एक एक बात को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बड़े गुड से पूछते हैं कि भाई ये वाला जो है आपका स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण किसमें स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होगा तो सेकंड वाला भाग में कहेंगे, है ना, प्रोफेज में। आप निर्माण किसमें होता है तो मेटाफेज में, है ना। सही से सुनेंगे तो आंसर सही होगा। इनके अलावा एनाफेज, ये सबसे छोटी अवस्था होती है, लगभग 2 ही मिनट की होती है ना। इसमें क्या होती है, इसमें होती है कि सेंट्रोमेयर का 2 भागों में विभाजित होना, जो कहाँ बना था, पहले
वाले में बना था, है ना। इनके अलावा टेलोफेज, इस अवस्था में केंद्रक स्पष्ट हो जाता है और नई कोशिका का निर्माण हो जाता है और स्पिंडल फाइबर्स जो बना था वो नष्ट होकर टूट जाते हैं। कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन को देखेंगे, इसका खोज किया था बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने। ये जो बीजमैन टेलोफेज इनका नाम है भाई, है ना, बीजमैन टेलोफेज इनका नाम है भाई, किया था। परंतु सर्वप्रथम इसका नामकरण फार्मर एवं मूरे ने किया था। तो आज तक एग्जाम में फार्मर एवं मूरे का ही नाम आता है आपका अर्धसूत्री विभाजन से, ठीक है, 1905 में करे थे। कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन में केंद्रक तथा कोशिका द्रव का 2 बार विभाजन होता है, 2 बार विभाजन होता है, 4 गो नया कोशिका बनता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं जर्म सेल में संपन्न होती है। पहले वाला जो समसूत्री था वो कायिक सेल में संपन्न होता था। इसमें 4 गो नई कोशिका बनता है, उसमें 2 गो नया कोशिका बनता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधा रह जाता है नवका वाला सेल में। अब जो पहले वाला समसूत्री विभाजन था उसमें क्रोमोसोम की संख्या एज इट इज रह रहा था। इसके अलावा आज़ादी की अमृत महोत्सव की शुरुआत किस तिथि से किया गया था? तो आज़ादी की अमृत महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च 2021 से करा गया था। ये दांडी मार्च की याद दिलाता है सर, और दांडी मार्च जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं से इसको चलाया गया था। कहाँ से भाई? साबरमती आश्रम से, जो कहाँ पे है? अहमदाबाद में है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। 15 अगस्त 2023 तक चला था। आज़ादी की अमृत महोत्सव बता दिए थे कहाँ से चला था, साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 1923 को जो दांडी मार्च स्टार्ट किए थे गांधी जी ने, उनका याद दिलाता है। गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट किए थे और 6 अप्रैल 1930 को जो है समाप्त हुए थे नमक कानून, नमक बनाने के बाद। देश के बाहर सर्वप्रथम झंडा फहराने वाली कौन है? मैडम भिकाजी कामा। 1907 में जर्मनी में जो है स्टुटगार्ट में भारतीय झंडा फहराई थी और इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जननी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के क्लास। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, है ना। देखिए दोस्तों, आप अपना फुल टाइम थोड़ा दिन दे के देखिए मेरे पास, है ना, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नए नियम के अनुसार जो है इधर उधर की जो चीज़ है वो हम नहीं करा सकते, है ना। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि मैं 3-4 दिन से जो है बिल्कुल नहीं, है ना, तो अब नहीं कराएंगे। तो सिर्फ हमारी जो रेगुलर क्लास है हम इसमें इतने, वैसे तो हम पहले भी पूरे तन मन धन से ही पढ़ा रहे हैं, है ना, तो हम अब भी तन मन धन से ही आपको और ज़्यादा बढ़िया से पढ़ाऊँगा ताकि आपको जो है कोई भी दिक्कत ना हो, इन छोटे छोटे चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है भैया, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। अगर आपकी हमारी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी बच्चा कॉल ना करें, अधिक रात को मैसेज ना करें, क्योंकि अगर नींद मैं सही से नहीं लेता हूँ तो थोड़ा सा मुझे भी अलग टाइप से फील होता रहता है ना दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।